नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बिना प्रयास उन्नति नहीं होती, बिना चुनौतियों के जिंदगी नहीं होती। जीवन में कठिनाइयों से जो टकराते हैं, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। चुनौतियां सभी के जीवन में होती हैं, भले ही उनका प्रभाव अलग हो और उनका सामना करने का तरीका अलग हो। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, जिस अवस्था में एक व्यक्ति को, उसके परिवार को जीवन में कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। किस तरह से जीवन को सरल बनाया जा सकता है और कैसे उन चुनौतियों का सामना किया जाए, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। एक रिपोर्ट देखते हैं और ये जान लेते हैं कि दरअसल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है और किस तरह से होता है इसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर जो इससे प्रभावित हो। ऑटिज्म तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मस्तिष्क के सामान्य विकास को बाधित करती है। इसमें संचार, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान और व्यवहार पर असर पड़ता है। ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम विकार माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण मिले जुले तरीकों से प्रकट होते हैं और अलग अलग बच्चों में इसका प्रभाव अलग हो सकता है। कुछ बच्चों में गंभीर समस्या आ सकती है, उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें कम मुश्किल होती है और सहायता मिलने पर वो स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज स्वयं ही कर पाते हैं। ऑटिज्म के लक्षण बच्चे के जीवन के पहले 3 सालों में ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये लक्षण कम, औसत या गंभीर हो सकते हैं। हर बच्चे में लक्षण अलग हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनमें बदलाव भी हो सकता है। ऑटिज्म के साथ बच्चे में कई अन्य समस्याएं जैसे मानसिक दुर्बलता, हाइपर एक्टिविटी, संचालन में मुश्किल, दौरे पड़ना, सीखने से जुड़ी समस्या या अक्षमता, सुनने और देखने की शक्ति में गिरावट भी हो सकती है। बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास के दौरान इसके लक्षण नजर आते हैं। ऑटिज्म होने पर बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया यानी लोगों के साथ मिलने जुलने और बात करने में मुश्किल आ सकती है। सही इलाज करवाया जाए तो ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब ऑटिज्म के लक्षणों की पहचान जल्द हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अप्रैल के महीने को विश्व ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है और 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व जागरूकता ऑटिज्म दिवस। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में और समझेंगे कि किस तरह से ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी चुनौतियों को कम किया जा सकता है या उसे तैयार किया जा सकता है जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर शेफाली गुलाटी, शी इज चीफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर गीता कंपानी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। ऑटिज्म के विषय में जानकारी की भी आवश्यकता है और आवश्यकता है अपना नजरिया बदलने की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि ऑटिज्म क्या स्थिति होती है और क्या होती हैं इसमें आने वाली जटिलताएं। सबसे पहले डॉक्टर शेफाली गुलाटी, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। किस तरह से महत्व है ऑटिज्म के विषय में जागरूकता बढ़ाने का और कितनी ज़रूरत है लोगों को इसके विषय में अपना नज़रिया बदलने की? बहुत ज़रूरी है कि लोगों का नज़रिया बदले और अवेयरनेस को बढ़ाया दिया जाए, तभी बेसिकली अभी इस साल का जो है थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव कंट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग। मतलब कि हर पहलू में, घर में, काम के अंदर और पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च, सब जगह में सारे जो ऑटिस्टिक लोग हैं उनको इंक्लूड करना है। तो बेसिकली हमारे को सारे बच्चों को और सारे जो एडल्ट्स हो जाते हैं उनको सारों को सब इंक्लूजन करके इकट्ठे रहना है। तो दैट इज द मेन थीम। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें रियलाइज करना है कि ना किसी बच्चे की या जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी गलती है या पेरेंट्स की गलती है, और उसका भी एक इक्वल राइट है
टू लाइफ एंड टू हैव एवरीथिंग इन सोसाइटी जैसे हमारा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो सारे लोग भिन्न हैं, लेकिन ये सब हमारा हाथ का ही पार्ट है, तो एवरीबडी इज टुगेदर। डॉक्टर गीता कंपानी, किस तरह की दिक्कतें आती हैं उन पेरेंट्स को? पहली बात, अगर किसी को पता चलता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, बच्चे को इस बात को खुद एक्सेप्ट करना, और फिर जब बाहर जाते हैं सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, लोग क्या कहेंगे, किस तरह से उनका व्यवहार होगा बच्चे के साथ, और कैसे एडजस्ट कर पाएगा बच्चा, चाहे स्कूल की बात करें या एक नॉर्मल जिंदगी की बात करें, क्या बताना चाहेंगी? देखिए, इस पे आई थिंक आई वुड जस्ट वांट टू इलैबोरेट अ बिट इन डिटेल. सी द challenges, I as a professional and as a parent, we face challenges. First challenge is of course acceptance, self-acceptance that your child has been diagnosed with autism. That takes a certain amount of time. There is denial, then there is acceptance. Then we have to constantly work at integrating our child in society. So this challenge starts at home also, and it is in society also, more so in society, because these children appear, there is no marker. जैसे कोई बीमार है, व्हील चेयर पर है, तो वो बाहर जाता है, it is apparent that he is disabled, but these children look very normal, and when they behave abnormally, like they flap their hands, or they are not accepted in society. Like तो जाहिर तौर पर जो सोसाइटी है उसे अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। किस तरह का बदलाव आप बताना चाहेंगे? और प्रैक्टिकली अगर बात की जाए डॉक्टर गीता कंपानी, क्या जटिलताएं आती हैं जब एक इस ऑटिज्म प्रभावित बच्चे को सोसाइटी में इंक्लूड करने की बात आती है, घर से बाहर ले जाना, छोटी छोटी जो रोजमर्रा की जिंदगी में बातें होती है, कैसा प्रभाव डालती हैं वो? I'll just give a small example. Like my son, when he was about 9 years old, he had this thing that whenever he would see a small child, he would push that child. So, and the small child would fall down, and the parents would get agitated, and here was my son who was jumping, flapping his hands, and it would cause lot of problem. वो बच्चा, उधर छोटा सा बच्चा जिसको उसने गिरा दिया है, वो रो रहा है, उसके माँ बाप एजिटेटेड हो रहे हैं, हमें, और हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा बेटा जंप कर रहा है, हैंड्स फ्लैप कर रहा है, मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे का दिस वाज हिज वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद दैट चाइल्ड. वो अपनी तरफ से उसके साथ इंटरैक्ट करना चाह रहा था, लेकिन वो एप्रोप्रिएट क्या है, कैसे उसके साथ इंटरैक्ट करना है, ये उसको नहीं आता था. तो हमें बहुत कहा जाता था कि आप ऐसे बच्चे को बाहर लेकर क्यों आते हैं, आप इसको घर में रखिए, आप इसको मॉल में नहीं लेके आइए. लेकिन यू हैव टू बिकम एन एडवोकेट, अ स्पोक्स पर्सन. अपने बच्चे के लिए आपको एडवोकेट बनना पड़ता है, उसके लिए आपको बोलना पड़ता है. सो स्लोली एंड स्टेडीली वी ट्राई टू टीच आवर सन. हमने उसको सिखाना पड़ता है थिंग्स जो हम रोज टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हमें पता है हम किसी को मिलते हैं हमें कैसे इंटरेक्ट करना है, लेकिन इन बच्चों को नहीं मालूम है. उनको सिखाना पड़ता है कि हम जब किसी को मिलते हैं वी कैन प्रॉब्ली शेक हैंड्स और वी कैन से हेलो टू दैट चाइल्ड. सो ये सोशली एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो हैं, हर चीज को आपको सिखाना पड़ता है ग्रेजुअली, एंड दे आर विजुअल लर्नर्स. इट इज मोर एप्रोप्रिएट जब हम उनको विजुअली सिखाएं. जी, जाहिर तौर पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन किस तरह से इंटरैक्ट करना है, सबसे पहले उसके लिए खुद का नजरिया बदलना है और बच्चे को सिखाना होगा सही तरीके से. ये विशेषज्ञ कह रहे हैं. डॉक्टर शेफाली, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को अगर समझे, क्या अवस्था है और कैसे प्रभाव डालती है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, किस तरह से इसके लक्षण आते हैं? किरण, इसको जवाब से पहले एक चीज बोलूंगी. मैडम ने बताया है कि कैसे हमें अपने बच्चों को सिखाना है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अवस्था है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी जो अवस्था है, कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, वो हैंडीकैप या डिसेबिलिटी क्यों बनती है? क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, आसपास इन्वायरमेंट है, ये बच्चों को चलने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिजिकल एस्पेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है कि जिनको रैंप चाहिए, व्हीलचेयर वाला. हम इनको क्या प्रॉब्लम है? दूसरों की, क्योंकि एम्पैथी के लिए, उनकी सहानुभूति के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम है वो जानबूझ के बच्चा ये हरकत नहीं कर रहा, उसकी परेशानी की वजह से कर रहा है. और क्या हरकत होती है? इसके अंदर 2 बेसिक मुद्दे होते हैं. सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, यानी जो हमारी सामाजिक हाव भाव है और संचार है, उसमें गुणात्मक हानि होती है.
और ये लोगों का, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं हाथ हिला रही हूँ, अगर मैं बात नहीं भी कर रही हूँ, अगर ये बात बार बार हाथ हिलाती रहूंगी या अपने पंजों पे खड़े रहूंगी या कोई भी चीज को अपना सर को शेक करते रहूंगी विदाउट कॉन्टेक्स्ट, तो ये बच्चे करते हैं। तो ये रिपीटेटिव स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर्स होते हैं और फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। कभी कोई एक जो पहिया है खिलौने का उसी को पसंद कर रहे हैं, या कोई भी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं, या चॉकलेट्स के रैपर इकट्ठा कर रहे हैं, या खिलौनों को एक लाइन में लगा रहे हैं, तो बेसिकली इनके ये इश्यूज होते हैं। तो वो उनकी मजबूरी है, उनके वे है। तो हमारे को ये अंडरस्टैंड करना है कि दूसरों को भी समझना है, तो इसलिए जागरूकता की पूरी इंपॉर्टेंस है। बच्चों को सिखाने के साथ साथ हमें खुद सीखना होगा कि ऐसे बच्चों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। डॉक्टर शेफाली, कौन सी वो उम्र होती है जिसमें बच्चों में इस तरह के लक्षण आने लगते हैं और आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वाकई में कोई समस्या है? 1.5 साल तक हम पता लगा सकते हैं, और एक्चुअली अब कहा जाता है कि इवन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में भी अगर 6 महीने का बच्चा जिसको सुनाई सही दे रहा है और देख सही रहा है और वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और तो भी उसमें लक्षण देखे जा सकते हैं। लेकिन 1.5 साल तक तो जनरली पता चल जाना चाहिए। तो इसलिए अगर माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा अगर 12 महीने तक बड़बड़ा नहीं रहा है, या टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, या 16 महीने तक कोई एक मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है जिसका एक आप मीनिंग है, या 24 महीने तक 2 शब्दों को जोड़ के मीनिंगफुली नहीं बोल रहा है, या कभी भी कुछ बोलना शुरू हुआ है और उसका वो बोलना भूल गया है, तो डॉक्टर को संपर्क करें। कई बार क्या होता है कि और दूसरों के साथ वो घूमना फिरना नहीं चाहता है, बात जैसे हम बात करते हैं तो हम एक से दूसरे की आंख में मिला के देखते हैं। ये बच्चे जनरली आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। आप उनको बुलाओगे तो सुनेंगे नहीं, वो अपने ही में घूम रहेंगे, दूसरों के बीच में खेलेंगे लेकिन अपने आप ही। तो मतलब ये सारी जब चीजें लगती हैं तो ये नहीं सोचना है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं, अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं, दादा दादी नाना नानी, बोलते हैं कि माँ बाप भी थोड़े रिजर्व थे, वो चुप रहते थे, देर से बोले, तो वो लेट हो जाता है। तो हमारे को कभी भी लगे ये सारे लक्षण तो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। डॉक्टर गीता कंपानी, पेरेंट्स के लिए इस तरह के जो लक्षण हैं उनको आइडेंटिफाई करना, पिक करना क्या थोड़ा सा मुश्किल रहता है, या फिर जो दूसरी बात इग्नोरेंस की बात है कि शायद हमारा बच्चा देर से बोलेगा, इस तरह की जो चीजें हैं उसकी वजह से लापरवाही और देर हो जाती है? मेरे ख्याल से जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, पेरेंट्स में भी जागरूकता आ रही है और पेरेंट्स इस बात को जानते हैं। और दूसरी बात ये है, ये बच्चे शुरू से दे सीम टू बी डिफरेंट। जैसे अगर आपका पहले रेगुलर या न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है तो आपको लगता है ये बच्चा कुछ अलग है। एज अर्ली एज मैं बोलूँगी जैसे 6 मंथ्स 9 मंथ्स, जब सब पहले सोशल स्माइल अपीयर होती है, वो इन बच्चों में नहीं आती है। दूसरा, जैसे बच्चा माँ की अटेंशन खींचने की कोशिश करता है, ये बच्चे ऐसे लगता है जैसे अपनी ही दुनिया में हैं। इनको माँ वापस काम से आई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो एक टॉय को लाइन में लगा रहा है तो वो लगा ही रहा है उसको। जैसे बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं, लड़कियां डॉल खेलती हैं, घर घर खेलती हैं, या लड़के भी खेलते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम प्रिटेंड प्ले कहते हैं, वो इन बच्चों में डेवलप नहीं होता है। और बच्चा को जैसे माँ दिखाती है, वो देखो बच्चे लाइट है, फैन है, तो बच्चा माँ की डायरेक्शन में देखता है, उस साउंड की डायरेक्शन में देखता है। सो जब ये लक्षण नहीं अपीयर होते हैं, ये लक्षण बहुत जल्दी 9 मंथ्स की एज पे अपीयर होते हैं, तो खासकर अगर उनका कोई रेगुलर बच्चा पहले है तो पेरेंट्स को लगता है, बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाता है कि ये हमारे दूसरे बच्चे जैसा नहीं है, अलग है। तो ऐसे में उनको, क्योंकि इसमें अर्ली इंटरवेंशन ऑटिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो तब पेरेंट्स को एक पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। डॉक्टर शेफाली, जब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को लेकर आप जैसे विशेषज्ञों के पास पहुंचते हैं, कैसे ये तय किया जाता है कि वाकई में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है? क्योंकि ये जो लक्षण है शायद किसी और कंडीशंस में भी मिमिक कर सकते हैं, या ऐसा लगेगा कि बच्चा जो है खेल कर रहा है, उस तरह की चीजें कैसे डायग्नोसिस बनती है, और क्यों आवश्यक है कि जल्द से जल्द इसकी पहचान होकर जो अर्ली इंटरवेंशन की बात थी कि इलाज या मैनेजमेंट जल्दी शुरू किया जाए? बेसिकली यह है कि इसके जो डायग्नोसिस के लिए कोई लैब इन्वेस्टिगेशन या कोई टेस्ट नहीं है।
जो हम पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं कुछ और कुछ बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, और लेकिन उसके लिए स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं जिसके अंदर वो सवाल लिखे होते हैं और क्या ऑब्जर्व करना है वो लिखा होता है। वो हमारे अपने इंडिया के स्पेसिफिक भी सोशो कल्चरली सेंसिटिव भी टूल्स बने हैं जो मोबाइल ऐप में भी हम लोगों ने डाले हैं, तो वो उसी से हम पेशेंट को डायग्नोज कर पाते हैं। लेकिन वो माँ बाप को बोलना होता है, और ये बात है इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शब्द बोला जाता है आज का जो का, उसमें क्या है हर बच्चे में सारी परेशानियां नहीं होती, और हर बच्चे में हर परेशानी की जो सिवियरिटी है वो उतनी सेम नहीं होती है। तो ये चीजें हैं। ऑब्वियसली ये बच्चे क्या है कि अगर कोई बच्चा है, कोई नॉटी है, वो आप उसको बुला रहे हो, वो नहीं सुनेगा आपकी बात, है ना, तो फिर ये तो नहीं है कि उसको ऑटिज्म हो गया। लेकिन ये जो चीजें, जो ये लक्षण है, ये ऑब्वियसली जो न्यूरोटिपिकल, हम नॉर्मल अब नॉर्मल नहीं बोलते ना, जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चों में भी देखे जाते हैं, ये जो है लक्षण, ये कभी कभी होंगे दूसरे बच्चे में, लेकिन जब ये ऑटिज्म वाले बच्चे में, उसमें अधिकतर या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लक्षण दिखेंगे। जैसे अगर आई कांटेक्ट की बात हो रही थी, तो कोई भी बच्चा अगर कोई खुंदक में भी है जो टिपिकली डेवलपिंग नहीं करेगा, लेकिन वो कभी कभी ऐसा नहीं करेगा, ये बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करेंगे। तो उस पर इंटरव्यू करके, पेशेंट को ऑब्जर्व करके ही उसका डायग्नोसिस बन सकता है। और डायग्नोसिस के बाद किस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि बच्चे को अपने सामान्य तरह से कार्य कर सके, और ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं, जो डेवलपमेंट है, नई चीज़ों को सीखने की बात है, उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से? बेसिकली पहले तो ये है, इनका जो एक ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो इसके लिए कोई दवाई वगैरह नहीं है। दवाई कुछ लक्षणों के लिए है जिसके लिए दी जाती है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा चंचल है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तोड़फोड़ कर रहा है, अटेंशन नहीं हो रही, दौरे पड़ रहे हैं या सुला रहे हैं तो देर से सो रहा है, वो सब चीजों में थोड़े टाइम के लिए दवाई दी जाती है। बाकी सारी बिहेवियर इंटरवेंशंस हैं, जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, ये सब चीजों को और ऑक्यूपेशन थेरेपी वगैरह को लेकर इंडिविजुअलाइज प्लान बनाया जाता है पेशेंट के लिए, बच्चे के लिए। लेकिन ये क्या है, ये इसको जैसे आपको पहले भी बताया गया था कि अगर इनको वो जो बोला जाए उसकी जगह विजुअल्स क्यूज दिए जाएं तो इनके लिए बेटर है। इनके लिए पूरा दिन का एक रूटीन अगर बना के इनके लिए एक बना दिया जाए, एक प्लानर में दिन में से फोटो के साथ कि ये करना है, तो इनको एंग्जाइटी नहीं रहती, ये सब काम कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी की बात देखी जाए तो बेसिकली ये सारे इंटरेक्शंस करने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड भी काफी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें बच्चा वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ उनको गेम्स के बना के उसके थ्रू उनको प्रिडिक्शन, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, उनको समझाना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ रोबोटिक टॉयज वगैरह बना के कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। पर हमें ये समझना चाहिए कि एज ऑफ नाउ बच्चों को साथ इंटरेक्शन करना है, और ये जो सारा बदलाव हमें पूरे दिन के शेड्यूल में डालना है। ये नहीं है कि हमने 1 घंटा थेरेपी करा दी तो नहीं है, ये हमारे हिसाब से बदलेंगे नहीं, हमें इनके हिसाब से इनको पढ़ाना है, पूरा दिन का शेड्यूल बना के, और टेक्नोलॉजी कैन बी गिवन एज एड्स, हेल्प हो सकती है टेक्नोलॉजी जी। स्कूलिंग की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, डॉक्टर गीता कंपानी, किस तरह से आसान बनाई जा सकती हैं चीज़ें, क्योंकि साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो सामान्य दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं हैं, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना और अपने जो फुल पोटेंशियल है उसको गेन कर सके, किस तरह से सहायक हो सकते हैं जो परिवार है और जो स्कूल का एनवायरनमेंट है या सोसाइटी है? देखिए, इसमें ये जो बच्चे हैं, ये रेगुलर स्कूल में इनको इन अ क्लासरूम सेटिंग इनको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज दे रिक्वायर मोर फोकस्ड 1-to-1 टीचिंग। सो दे वी हैव टू वर्क ऑन इंडिविजुअल, ये जैसे स्पेक्ट्रम है, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, सो फॉर देम टू फोकस, टू कॉन्सेंट्रेट इज थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इनको 1-to-1 एजुकेशन और हर बच्चे का इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होता है। और जैसे डॉक्टर शिफाली ने कहा, मैं इस पे थोड़ा इलेबोरेट करूंगी, दे आर मोर विजुअल लर्नर्स, इनको विजुअल कार्ड्स के द्वारा सिखाया जा सकता है। और हर बच्चे की अपने टैलेंट्स हैं और अपनी स्किल्स हैं, इट्स अ स्पेक्ट्रम। कई चीजें आपको लगेगा बच्चा इतनी आसान, इन बच्चों को हर चीज सोशल स्किल सिखानी पड़ती है, नथिंग कम्स नेचुरली टू देम। और कई बार एक चीज ये इतनी जल्दी सीख जाते हैं, आपको लगता है ये तो इतनी जल्दी सीख गया और ये चीज इतना मुश्किल हो रहा है सिखाना। सो द स्किल्स आर वेरिंग एंड इट इज नॉट दैट बच्चा बदमाशी कर रहा है। एंड यहाँ मैं एक चीज और इलेबोरेट करना चाहूंगी, दैट विद स्केड्यूल एंड प्रिडिक्टेबिलिटी द schools have to also be integrated with special schools. The teachers of regular schools have to be taught how to work with these children, because
इनके साथ जो टीचिंग है विच इज क्वाइट डिफरेंट, काफी अलग है जो रेगुलर बच्चों के साथ इनको विजुअल एड्स के साथ सिखाना पड़ता है। दे कैन बी वेरी गुड एट कंप्यूटर्स दीज चिल्ड्रन, बिकॉज अक्सर इन बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। सो एंड बहुत सारे बच्चे नॉन वर्बल हैं, बट इवन इफ दे आर नॉट वर्बल दे कैन बी टॉट alternative methods of communication. And I would just like to say that in बच्चों में जैसे anxiety is a very big problem, because इन बच्चों को जैसे हम सबको predictability देने की बहुत ज़रूरत होती है। So working with schedules in these children, जहाँ इनको बताया जाता है इनकी daily routine, जैसे आज आप morning में बेद करोगे, तैयार होगे, स्कूल जाओगे, थोड़ा सा दिन का रफ स्केड्यूल देना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें इनके बिहेवियर्स जो हैं वो थोड़े से मैनेजेबल बेटर होते हैं और इनकी कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स बेटर होती हैं। ये हम रेगुलर लोगों के लिए भी प्रेडिक्टेबिलिटी देनी जरूरी है, इनके लिए तो बहुत अधिक जरूरी होती है। जी, एक कॉलर है, उनका सवाल जान लेते हैं। राधे श्याम जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मेरा भांजा है, वो लगभग 26-27 महीने का हो गया, 2 साल ऊपर का है जी, और वो अभी तक कुछ बोलता नहीं मेरा। डॉक्टर शेफाली, अभी उसके और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम है उसको, जब भी वो पैदा हुआ तभी उसको डॉक्टर ने 15 दिन रखा था वो कांच की पेटी में, और चल उसने अभी आपने कितने महीने का आपने बताया? लगभग 2 साल। 2 साल का है ना, तो 23 मंथ्स। हाँ, तो उसके बाद अभी खड़ा हो जाते हैं, चल लेते हैं? हाँ, वो चलता भी है और मस्ती भी ज्यादा करता है, लेकिन जिद्दी है, वो बोल नहीं पा रहा है। हो सकता है नहीं, तो इसलिए आपको अपने घर के पास जो भी कोई अगर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, नहीं तो पीडियाट्रिशियन को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है बात में शारीरिक रूप से प्रॉब्लम नहीं होती, अधिकतर इनको प्रॉब्लम यही है। और एक और चीज बताना चाहूंगी कि इनका जो अल्टीमेटली जो है डिपेंड करता है कि इनकी दिमाग से समझ कितनी है। सारे ऑटिज्म के बच्चों की दिमाग की समझ कम नहीं होती है, कईयों की बहुत एक्सेप्शनली हाई भी होती है और कईयों की बहुत सेवेंट क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों की थोड़ी सी समझ कम होती है। तो उसके हिसाब से हमें वर्क करना है और स्कूलिंग में डालना है। जी, आपको दिखाना चाहिए, आपको दिखाना डॉक्टर शेफाली, एक ईमेल आ गया है, सुजाता जी हैं, वो ये कह रही हैं कि क्या ऑटिज्म के इलाज की अगर बात करते हैं तो स्टेम सेल से कोई लाभ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, स्टेम सेल से लाभ हो सकता एज क्लिनिकल प्रैक्टिस। यस, स्टेम सेल का एक पोटेंशियल है, उसके ऊपर जितना भी अनुसंधान हुआ है उसको रिव्यू करके यही अंदाजा निकाला है कि अभी इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करने का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो और रिसर्च मोड में इसको इनकरेज किया जा रहा है। हमारा भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक स्टेम सेल का भी एक पार्ट है एक्सोसोम से, उस पे हम स्टडी कर रहे हैं, पर हम वो ऑटिज्म के माइस मॉडल में, एनिमल मॉडल में कर रहे हैं जी। तो क्लिनिकली आप मतलब फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी नहीं है। और अब समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, तो छोटे छोटे जवाब हम चाहेंगे, प्रेफरेबली 1 लाइन का जवाब हो तो बेहतर होगा। सबसे पहला सवाल डॉक्टर शेफाली, ऑटिज्म एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, क्या ये सही है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है। डॉक्टर गीता कंपानी, ऑटिज्म हेरिडिटरी या आनुवंशिक होता है? हाँ, टू एन एक्सटेंट जीन्स में होता है, बट इट इज मल्टीफैक्टोरियल, एक सिर्फ जेनेटिक नहीं है और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर शेफाली, क्या ऑटिज्म सभी बच्चों को एक जैसा प्रभाव डालता है? नहीं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, दैट मींस हर बच्चे में सारे लक्षण नहीं होते और उनकी सिवियरिटी भी भिन्न होती है। डॉक्टर गीता कंपानी, क्या ऑटिज्म का कारण गर्भावस्था में की गई मां द्वारा कोई लापरवाही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। एंड इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को ब्लेम करना कि आपकी वजह से ये हुआ है या बैड पेरेंटिंग की वजह से ये हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर शेफाली, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो होते हैं क्या वो इमोशंस फील नहीं कर सकते? नहीं, वो इमोशंस फील बिल्कुल कर सकते हैं, वो बस है कि अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हर ऑटिस्टिक बच्चे में डॉक्टर गीता कंपानी क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या बात करने में समस्या होती है? हर में नहीं होती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी काफी बच्चों में होती है, सब में नहीं होती है।
डॉक्टर शिफाली, बहुत से लोग मानते हैं कि अगर ऑटिज्म है तो समय का इंतजार किया जाए, शायद समय के साथ बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, ऑटिज्म जो एक अवस्था है वो सारी उम्र रहती है, लेकिन जब हम उसको अर्ली इंटरवेंशन करके हम करते हैं तो वो चीज़ें पैसिव हो जाती हैं। जैसे कैंसर में रिमिशन होता है, लेकिन बाद में चल के भी कुछ परेशानी आ सकती है जब कंडीशंस अलग होती हैं। तो वो प्रॉब्लम सारी उम्र रहती है, लेकिन चीज़ें दब जाती हैं आपके इंटरवेंशन करने से। डॉक्टर गीता, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो नई चीजें नहीं सीख पाते, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। विद बिहेवियर एंड विद कम्युनिकेशन एनहांसमेंट हर चीज हो सकती है। डॉक्टर शिफाली, ऑटिज्म सिर्फ लड़कों को ही ज्यादा प्रभावित करता है, लड़कियों को नहीं? दोनों को करता है, लेकिन लड़कों को 4 टाइम ज्यादा करता है लड़कियों से। डॉक्टर गीता कंपानी, इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो ऑटिज्म प्रभावित हों, वो ज्यादा अग्रेसिव और वायलेंट या हिंसात्मक रहते हैं। एग्रेशन इज अ सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। ये एग्रेसिव होते हैं, और मैं ये कहूंगी कि ये जो बिहेवियर है इसकी कोई वजह होती है, वो वजह ढूंढनी चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। अनलेस बहुत एग्रेसिव हो जाए तो देन मेडिकेशन। डॉक्टर शिफाली, अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चे में क्या इसका रिस्क बढ़ जाएगा? हाँ, अगर फैमिली में एक बच्चे को ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चे को होने का, अगर लड़की है घर में तो प्रेगनेंसी में, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क रफली 7% होता है और लड़कों में 4% होता है। अगर लेकिन 2 बच्चों को ऑटिज्म है तो 17 से 25% रिस्क हो सकता है आगे। डॉक्टर गीता कंपानी, किस उम्र से इन बच्चों में लक्षण आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, एज अर्ली एज 9 मंथ्स जी, एंड 1 ईयर तक अगर पेरेंट्स जागरूक हैं तो 1 साल तक पता चल सकता है। डॉक्टर शिफाली, इनमें से क्या ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है 12 महीने तक शिशु का बोलना शुरू ना करना, या फिर 24 महीने तक 2 शब्द या 1 वाक्य न बोल पाना? दोनों ही चीजों के अंदर ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है। क्या सभी बच्चों में ऑटिज्म का प्रभाव एक जैसा होता है डॉक्टर गीता कंपानी? नहीं, ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हर बच्चे का सिम्टम अलग है और हर बच्चे की कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स अलग होती हैं। क्या ऑटिस्टिक बच्चे को अलग रखना, आइसोलेट कर देना ठीक है डॉक्टर शिफाली? बिल्कुल गलत है। इनको इंटीग्रेट करना है, अपने फैमिली में रखना है और बाकी जो फैमिली और सोसाइटी में बिल्कुल इंक्लूजन करना है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमें एक्सेप्ट करना है। जब हम लोग क्लास में होते हैं, जो लोग फेल होते रहते हैं वो भी, उनको भी तो माना ही जाता है सेम। तो ये भी, वो भी एक स्पेक्ट्रम है और कुछ लोग टॉपर्स होते हैं, तो वैसे ही ये भी एक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो हमें एक्सेप्ट करना है एज नॉर्मल सी। परिवार में किस तरह का एनवायरनमेंट या वातावरण बनाया जाए जिससे जो बच्चे के लिए फ्रेंडली हो डॉक्टर गीता कंपानी? आई थिंक इट्स जब ऑटिज्म बच्चे को होता है, पूरी फैमिली प्रभावित होती है और हर व्यक्ति फैमिली में अगर वर्क करे एंड इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म तो उस बच्चे को बहुत सहायता मिलती है। जी, सोसाइटी को जागरूक करना कितना आवश्यक है डॉक्टर शिफाली? सोसाइटी को जागरूक करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका जो प्रॉब्लम है बच्चे को सोसाइटी में हो रही है, अगर बाकियों से सपोर्ट हो, उनसे अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम जो है आसान हो जाते हैं। डॉक्टर गीता कंपानी, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए स्टिग्मा को दूर करना और बच्चों को एक्सेप्ट करना किस तरह से संभव हो सकता है ऑटिज्म के केसेस में? जैसे कि ये अवेयरनेस मंथ है, मैं कहूँगी कि अब बच्चे की सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया जाए तो बच्चे एक बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं। इट्स सिचुएशन इज नॉट सो डिसअपॉइंटिंग एंड कि बच्चे की सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करके ये हमारी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट बन सकते हैं और हमें बनाना भी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल एंड हिज स्टैंडिंग एंड नॉट लुक एट हिज ऑटिज्म ओनली। डॉक्टर शिफाली, आपका संदेश? जो पेरेंट्स हैं उनको ये बोलना है कि जब लगता है कि सब कुछ भी नहीं है पॉसिबल, तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा ट्राई करते रहना है और हम सब साथ हैं। बाकियों सबको ये समझना है कि हम सब साथ हैं। जब बाकी बीमारियों में हम सब साथ चल सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर गीता कंपानी। डॉक्टर शिफाली गुलाटी, आपने ऑटिज्म के विषय में जागरूकता बढ़ाई है और तमाम भ्रमों को दूर करने की कोशिश की है। और कहा जाता है कि ऑटिज्म इज नॉट अ चॉइस बट एक्सेप्टेंस इज, तो एक्सेप्ट कीजिए। और जैसा डॉक्टर विशेषज्ञों ने भी कहा था कि अगर बच्चे उस तरह से नहीं सीख सकते जैसे हम सिखा रहे हैं, तो हमें ये सीखना होगा कि उन्हें कैसे सिखाना है।
जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ भिन्न होते हैं, किसी से कम नहीं, और भिन्न होना ठीक है। तो अपनी अपनी सभी की चुनौतियां हैं, बस हमें अपना नजरिया बदलना है ऑटिज्म को लेकर, उन बच्चों को स्वीकार करना है और अपना नजरिया बदलना है कि उन बच्चों से डील कैसे किया जाए, उनका बेहतर जीवन कैसे संभव किया जाए। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। टोटल हेल्थ के आने वाले एपिसोड्स में हम जानकारी देते रहेंगे। आज के विषय में यहीं पर समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।